दिखावा। आजी की चिता को काका ने अग्नि दी। काका अपने दो बेटों के साथ अमेरिका में स्थायी रूप से बस गए थे। चिता ने तेजी से लपटें पकड़ ली। गंगा किनारे की तेज हवा ने जैसे आग में घी डालने का काम किया। चिता की तीव्र लपटों से आसपास खड़े लोगों को ठंडे के मौसम में भी गर्मी महसूस हो रही थी। करीब 50-60 लोगों की भीड़ में मैं भी मौजूद था। आजी को अस्पताल ले जाने से लेकर उनकी मौत तक हुए सारे उपचार और फिर उन्हें शमशान तक ले जाने के दौरान हुए सारे पारंपरिक विधि विधान में बहुत जिज्ञासा से देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि इन विधियों का पालन करना क्यों जरूरी है और न करने से आखिर क्या नुकसान होगा। इस तरह का मृत्यु दृश्य मैंने पहली बार नजदीक से देखा था। आजी के तीनों दामादों में मैं सबसे छोटा दामाद था। उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होना मेरे लिए नया अनुभव था। 10 दिसंबर की सुबह नहाते समय वे बाथरूम में गिर पड़ी। बहुत खून बह गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनके दिमाग की नस फट गई है। मैंने जो कर सकता था किया। मेरी पत्नी अपनी आजी की देखभाल के लिए दिन रात अस्पताल में ही रही। सच तो यह है कि वे मेरी आजी नहीं थी, बल्कि कहूँ तो पत्नी की माँ ही थी, क्योंकि पत्नी की माँ का देहांत जल्दी हो गया था और आजी ने ही उसे पाला था। पत्नी के पिता का भी कई साल पहले निधन हो चुका था। इसीलिए पत्नी का और मेरा दोनों का आजी के साथ अच्छा रिश्ता था। मेरे दोनों बड़े मेवणे काका की बेटियां, उनकी एकलौती बहू काकी और उनके सभी बच्चे दोपहर में अस्पताल आ जाते। शाम तक वे लोग ज्यादातर आजी के पास बैठने के बजाय बाहर घूमते दिखते। जब मैं पहुंचता तो मेरे चचेरे मेवणे कभी चाय, कभी कॉफी पीते, कभी बाहर सड़क पर टहलते दिखते। एक दिन मैंने पूछा, फिर आप लोग बच्चों को यहाँ क्यों लाते हैं? कुछ लोग घर पर रहे, कुछ रात को आए। एक ने जवाब दिया, मेरे बच्चे मेरे साथ ही आएंगे। मैं उन्हें किसी के भरोसे कैसे छोड़ दूं? अब वही उनका ध्यान रखे। उनकी बात सुनकर मैं चुप रह गया। वे दोनों बहनें और दीप्ति की काकी तो खुश नजर आ रही थी। मुझे लगा शायद मैं ही मूर्ख हूँ जो यहाँ पड़ा रहता हूँ। लेकिन फिर सोचा, बहन है, सेवा कर ली तो बुरा क्या है? सब नालायक हो तो हो, मैं नालायक नहीं। इन्हीं आजी की वजह से मेरा और दीप्ति का विवाह हुआ था। काका मामा राजी नहीं थे, लेकिन आजी ने आगे बढ़कर हमारे प्रेम विवाह को मंजूरी दी थी। काका काकी दीप्ति की शादी किसी शिक्षक से कराना चाहते थे। मैं दक्षिण भारतीय था, लेकिन आजी ने कभी मेरी जाति, परिवार या पृष्ठभूमि के बारे में कुछ नहीं पूछा। उन्हें दीप्ति पर पूरा भरोसा था। दीप्ति आजी का पूरा काम करती थी। बचपन से ही वह ये करती आ रही थी। लेकिन एमबीए करने और उसी एनएनसी के काम करने के बावजूद आजी के छोटे छोटे काम भी वही करती रही। आजी ने मुझे वह स्नेह दिया जो मुझे कभी किसी से नहीं मिला। इसीलिए हम दोनों को अस्पताल में दिन रात उनकी सेवा करते संतोष मिलता था। हमारे लिए आजी कभी बोझ नहीं थी, शायद काका काकी के लिए थी। आजी की एकलौती बहू ने शायद सास को हाथ न लगाने की कसम खा रखी थी। वह घर से निकलते समय महंगी साड़ी और मैचिंग ब्लाउज पहनती, लिपस्टिक समेत पूरा मेकअप करती। अस्पताल आकर भी शीशे में मेकअप देख लेती कि कहीं बिगड़ तो नहीं गया। उस उम्र में भी काकी का नखरा देखने लायक था। वह मुझसे फ्लर्ट भी करती थी। एक दिन मैंने कह ही दिया, काकी, यहाँ मेकअप करना शोभा नहीं देता। वह गुस्से से बोली, तुम क्या समझते हो? यहाँ कई डॉक्टर आते हैं, कुछ मेरे तो कुछ जाओयों के दोस्त, वे भी आजी को देखने आते हैं। अगर उन्होंने मुझे साधारण कपड़ों में देखा तो क्या कहेंगे? तुम्हारे काका एक बड़े उद्योगपति की पत्नी होने के नाते मुझे यह सब करना पड़ता है। घर की इज्जत का सवाल है। काका रोज रात को एक बार आकर जाते, कहकर कि यहाँ ठहरूंगा, लेकिन
थोड़ी देर बाद दुकान के नौकर को बैठा जाते, जो ज्यादातर सोया रहता। रात को ग्लूकोज लगाते समय मुझे आजी का हाथ पकड़ना पड़ता, क्योंकि वे हाथ हिलाती रहती थी। दीप्ति और मैं रात में बारी बारी से सोते और जागते। आजी के लिए 7वें दिन घर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू हुआ। अस्पताल में उन्हें भागवत गीता सुनाने के लिए पुजारी रखा गया, जो 2 घंटे 200 रुपये लेता था। जब आजी स्वस्थ थी तब उनसे कोई बात भी नहीं करता था, लेकिन जब उन्हें गीता पढ़कर सुनाई जा रही थी, जीवित रहते किसी ने उसकी परवाह नहीं की। खाना पानी तक नहीं पूछा। वे घर के एक कोने में पड़ी रहती थी। 8वें दिन सुबह सुबह उनका अस्पताल में ही निधन हो गया। काका काकी, मेरे चचेरे मेवने, उनके पति सब आ गए। उस दिन बच्चों को घर पर रखा गया था। आते ही सबने आजी के पार्थिव शरीर को गले लगाया, जबकि मेरे सामने ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। कुछ ही देर में जोर जोर से रोने की आवाजें गूंजने लगी, जैसे एक साथ कई लोगों की हत्या हो गई हो। लेकिन 5 मिनट में सब शांत हो गए। किसी के चेहरे पर आंसू तक नहीं थे। मुझे सब नाटक का रिहर्सल सा लगा। आजी को स्ट्रेचर पर रखने में मदद करना चाहा तो बड़ी मेवनी बोली, दिनेश, आप हाथ मत लगाइए, आप जाओ ही है। आपके हाथ लगने से माँ को नरक मिलेगा। इस बहाने उसने अपने पति को भी बचा लिया। आजी को उठाने में काका, पत्नी और भाभी जुटे, लेकिन वजन ज्यादा होने से मृतदेह जमीन पर गिर गया। जैसे तैसे फिर उठाकर स्ट्रेचर पर रखा गया। घर पर शव पेटी फूलों और मखानों से सजाई गई। मोहल्ले की महिलाएं आई, जोर से रोई, फिर पीछे बैठकर आजी पर चर्चा करने लगी, जो जिंदगी में कभी मिलने भी नहीं आई थी। नातियों को बुलाकर आजी के पांव छुआए गए ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। वही बच्चे जिनके माता पिता बीमारी के दौरान आजी के पास नहीं आते थे। फोटोग्राफर आया और काका ने जल्दी से आजी के गहने उतार लिए। शमशान घाट पर मुंडन के बाद मंत्रोच्चार के साथ काका ने अग्नि दी। अगले दिन राख गंगा प्रयाग गया। पुरी में विसर्जन के लिए ले जाने का कार्यक्रम बना, ताकि लोग कहे कि बेटे ने माँ के लिए सब किया। अंतिम क्रिया, 10वां 13वीं सब में लाखों रुपए खर्च हुए, पुजारियों और होटल पर भी। काका का रुतबा समाज में बढ़ गया। 7 दिन बाद आजी के कपाट में पुराना लिफाफा मिला। वसीयत उसमें लिखा था कि उनकी सारी संपत्ति दीप्ति को मिलेगी। गांव का पुश्तैनी घर और सारे गहने भी। सुनते ही सबके मुंह खुले रह गए। मेवनियों ने ताना मारा, अब समझा दीप्ति ने इतनी सेवा क्यों की? उसे पता था सब उसी को मिलेगा। दीप्ति ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे चुप रहने का इशारा किया। घर आकर उसने मुझे एक धूल भरी पोटली दी। अस्पताल में एक दिन आजी को होश आया था। उन्होंने जिद की थी कि यह पोटली मैं लाऊं। उन्होंने हाथ पर हाथ रखकर कहा, बेटा, यह माँ की तरफ से तुम दोनों के लिए है, किसी को मत बताना। मैंने कभी खोला नहीं। पोटली में करीब 5 किलो पुराने डिजाइन के सोने के गहने थे। शायद आजी ने जानबूझकर यह कपाट पुराने, बदबूदार, यहाँ तक कि पेशाब लगे कपड़ों में छिपा दिया था, ताकि कोई हाथ न लगाए। हम दोनों को पैसे का लोभ नहीं था। दीप्ति ने आजी के प्रति प्रेम से सेवा की थी और मैंने भी उसे कभी रोका नहीं। आखिरकार पैसा बड़ी चीज है, लेकिन प्रेम उससे भी बड़ा है।